हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यायिक समीक्षा के विषय में। आज की इस क्लास का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज़म। सबसे पहले हम न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियतावाद को थोड़ा सा स्पष्ट कर लें, उसके बाद हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। न्यायिक समीक्षा में हमने बात की थी कि न्यायपालिका विधायिका के बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के दिए गए आदेशों या उसके कार्यों की समीक्षा करती है। अगर वो किसी भी प्रकार से संविधान के विपरीत हैं तो वह उन्हें निरस्त कर सकती है, निरस्त करती भी है। तो वो न्यायिक समीक्षा हमने पीछे डिस्कस किया 2 चैप्टर में। न्यायिक सक्रियतावाद क्या है? न्यायिक सक्रियता का मतलब ये है कि जब न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होकर के न्याय करने लगती है। सीधा सा मतलब यही है। न्यायिक सक्रियता, इसका मतलब है न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो जाती हैं और वो न्याय देने के लिए स्वयं आगे बढ़ कर के अपनी भूमिका ग्रहण करती हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक यही है कि न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, माइनस पॉइंट क्या हैं, किस प्रकार से ये डेवलप हुआ और हम कैसे जान सकते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वो न्यायिक सक्रियता की भूमिका में है और ये किस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप भी करती हैं और ये कैसे संभव है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। विभिन्न समाचार पत्रों में, मीडिया में हम अक्सर देखते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती नज़र आ रही है और अक्सर इस तरह के आरोप आपने सुने होंगे कि न्यायपालिका भारत में कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रही है संसद के कार्यों में, सरकार के कार्यों में, यानी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप करने लगी है। तो ये सब क्या मामला है? अभी जल्दी ही आपने देखा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे संबंधित जो बिल था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समिति बनाई जाए। लेकिन किसी कानून को ऐसे ही रोक देना या राजनीतिक आदेश देना, तो इस तरह का आदेश देना ये सब कार्यपालिका के कार्य हैं, न्यायपालिका के कार्य नहीं हैं। ऐसे ही कभी कभी हम पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के भी आपने सुना कि दिल्ली में पटाखे दगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय निर्धारित कर दिया या जो खतरनाक पटाखे हैं उनको जलाने पर रोक लगा दी। तो यह भी कार्य न्यायपालिका का नहीं है। तो न्यायपालिका इस तरह के कार्य क्यों कर रही है? इस तरह के कार्य करने की वजह क्या है और ज़रूरत भी क्या है? इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो कार्य हमने आपको 2-3 उदाहरण बताए, इसी तरीके के कार्य जो है वो न्यायिक सक्रियतावाद की श्रेणी में आते हैं और कहा जाता है कि न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय भूमिका में आ गई है। तो सबसे पहले हम न्यायिक सक्रियतावाद को समझें, उसके पहले थोड़ा सा इसके 2 पॉइंट हम फैक्ट पे बात करेंगे। एक नाम आपको याद रखना है, आर्थर सेल्सिंगर जूनियर। आर्थर सेल्सिंगर जूनियर, ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही जो है 1947 में इस शब्द का प्रयोग किया था, इस शब्दावली का प्रयोग किया था, शब्दावली का प्रयोग किया था और ये यूएसए के थे। कौन सी शब्दावली का? यही जुडिशियल एक्टिविज़म। अपने एक लेख में इन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया। उसके बाद यूएसए में इस प्रकार की जो है परिपाटी वहाँ चली और वहाँ पे न्यायिक सक्रियता दिखाई पड़ती है। भारत में ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई? भारत ने इसको कहीं से उठाया नहीं है, भारत ने स्वयं इसको डेवलप किया है। तो भारत में विकास कैसे हुआ, इसका कब हुआ? अभी हम इस चीज़ पे आएंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। भारत में इसका विकास माना जाता है कि 1970 से 80 के मध्य जो है इसका विकास हुआ और इसमें कुछ न्यायाधीशों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें जो मुख्य नाम आप लेंगे वो हैं न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। पीएन भगवती को जो है पीआईएल का जनक कहा जाता है। पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, उसके जनक जो है इन्हीं को कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट नाम है न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर।
VR कृष्ण अय्यर, और भी हैं, ये मुख्य 2 नाम हमने आपको बताए। तो इन न्यायाधीशों को माना जाता है कि इन्होंने जो है भारत में न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म दिया, और न्यायमूर्ति PN भगवती को जो है PIL का भी जनक माना जाता है। अभी हम अगले चैप्टर में जनहित याचिका पर भी बात करेंगे। जनहित याचिका एक प्रकार का टूल है जो न्यायिक सक्रियतावाद से ही निकल करके आता है। जनहित याचिका इसी का एक पार्ट है, उसको भी हम समझेंगे क्या है। तो ये 2 पॉइंट आप पहले याद रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि ये न्यायिक सक्रियतावाद आखिर है क्या। आपने ये तो समझ लिया कि इसका विकास जो है वो कैसे हुआ, भारत में कब हुआ। अब देखें ज़रा कि ये कैसे काम करता है और क्या चीज़ है। सबसे पहली बात आप ये जान लें कि न्यायिक सक्रियता जैसी कोई भी चीज़, कोई भी अवधारणा भारत के संविधान में नहीं है। तो ये धारणा कैसे आई? ये धारणा न्यायपालिका ने स्वयं विकसित की है। यानी कि ये जो प्रक्रिया इस क्लास में आप पढ़ोगे, ये पूरी तरीके से न्यायपालिका ने ही अपने निर्णयों के माध्यम से, अपने क्रियाकलाप के माध्यम से डेवलप की है। इस तरह की कोई विचारधारा या कोई शब्दावली भारत के संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं है। तो ये है क्या चीज़? सबसे पहले इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अभी हम इस पे आएंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक सिद्धांत ज़रूर समझना पड़ेगा कि एक सिद्धांत होता है जो बहुत बार आपने सुना होगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये सिद्धांत जो है वो अगर आधुनिक समय में बात करें तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू एक विद्वान थे, इन्होंने जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक्चुअली क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो शासन के तंत्र हैं, जो अंग हैं सरकार के जो अंग हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। तो मॉन्टेस्क्यू का मानना है कि इन तीनों अंगों के बीच में शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कि इनके कार्य अलग अलग बटे होने चाहिए। पावर्स, शक्तियाँ बटी होनी चाहिए, कार्य नहीं कहेंगे, पावर्स कहेंगे, और उन पावर्स को ये इस्तेमाल करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। तो मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि ये जो सरकार के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके जो है कार्य पृथक होने चाहिए। इनकी क्या शक्तियाँ जो हैं, शक्तियाँ पृथक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। विधायिका के जो कार्य है वो है विधि बनाना, तो वो अपना विधि बनाने का कार्य करे। कार्यपालिका का कार्य है विधि को लागू करना, विधि को लागू करना, तो वो यह कार्य करे। और न्यायपालिका का कार्य है कि जो है वो विधि की समीक्षा करे, विवेचना करे, विधि की विवेचना करे और न्याय करे। तो ये न्यायपालिका का कार्य है। अब यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू का ये मानना है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्य जो हैं वो पृथक होने चाहिए, तीनों की शक्तियाँ पृथक होनी चाहिए, पावर्स पृथक होनी चाहिए, और हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने जो पृथक करने की बात की है उसमें 3 चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि 3 बातें तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। पहली बात ये होनी चाहिए कि कार्य पृथक हों, कार्य पृथक हों, यानी कि आप कह सकते हो कि शक्तियाँ पृथक हों, शक्तियाँ पृथक हों। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग भी पृथक हों, यानी कि एक व्यक्ति दूसरी संस्था में नहीं होना चाहिए। एक ही व्यक्ति
दो संस्थाओं में न हो, में नहीं हो। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्स व्यक्ति विधायिका में है, एक्स है, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो न्यायपालिका में न्यायाधीश है वो कार्यपालिका में नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पे हैं या गृह मंत्री हैं, तो ऐसा न हो कि इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पे न्यायाधीश बन कर के भी बैठा हो। यानी कि व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। तो एक बात ये कही। और दूसरा कहा कि एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना हो। तो यही तीन मौलिक बातें हैं जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बताता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, वो पृथक होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक संस्थाओं में नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति केवल एक संस्था में होना चाहिए, और एक दूसरे के कार्यों में कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप ये संस्थाएं ना करें। तो ये है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अगर हम इसका एक परफेक्ट उदाहरण देखें तो आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। यूएसए में आपको पूर्ण शक्ति पृथक्करण आपको दिखाई पड़ेगा। पूर्ण शक्ति पृथक्करण यूएसए में पाया जाता है, ये फॉलो होता है वहाँ पे। अब भारत की बात करें तो अगर इतने दिन आपने संविधान की कुछ क्लासेस देखी हैं तो आपको पता हो गया होगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। भारत के संविधान में कहीं भी विधायिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात नहीं कही गई है। अब हम भारत के मुद्दे पर आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से न्यायिक सक्रियतावाद का आप देखोगे कि कहाँ से जगह मिलती है न्यायपालिका को ये करने के लिए। तभी आपको समझ में आएगा कि अगर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हों, एक दूसरे के कार्य में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना हो, तो एक दूसरी स्थिति बनेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, भारत की अगर सिचुएशन की बात करें हम भारत की, तो भारत में शक्ति पृथक्करण में उदारता है। अगर हम शक्ति पृथक्करण की बात करें तो यहाँ पे उदार व्यवस्था आप कह सकते हो, उदारता पाई जाती है। लिबरल है व्यवस्था। लिबरल होने का मतलब है लचीली व्यवस्था है। बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल कंक्रीट की बाउंड्री है दोनों के बीच में यहाँ पे, यानी कि ये बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कोई भी जो है गोल मोल नहीं है, सब बिल्कुल पृथक है। तो ऐसा भारत में नहीं है। यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्स है, व्यवस्था फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा लचीली है। और यहाँ पे आप देखते हो कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? जो विधायिका है, मान लेते हैं संसद, अगर हम केंद्र की विधायिका की बात कर लें तो संसद है विधायिका यहाँ की, और राज्य की बात करें तो राज्य की विधानसभा या विधान मंडल। तो संसद में कौन होता है? संसद में एमपी लोग होते हैं, और वही जीते हुए एमपी लोग एक सरकार का गठन करते हैं, एक मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। यानी कि आप देखते हो कि यहाँ पर जो एमपी होते हैं उन्हीं में से वही एमपी यहाँ पे एक मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। वही लोग गृह मंत्री, राज्य मंत्री, जो भी मंत्रिपरिषद में हैं, या प्रधानमंत्री, वही लोग होते हैं। और वही लोग यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या ये दूसरी बात जो थी वो लागू हो रही है कि एक व्यक्ति दो जगह ना हो। यहाँ पर तो आप देखते हो कि एक्स पर्सन यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वही एक्स पर्सन यहाँ पे प्रधानमंत्री भी है। भारत में आप यही देखते हो ना कि संसद में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो सब मंत्रिपरिषद होती है पूरी, वो मिल कर के यहाँ संसद में बैठ कर के विधि भी बनाते हैं, तब वो संसद के मेंबर हैं। और फिर वही कार्यपालिका के रूप में, मंत्रिपरिषद के रूप में अपने अपने विभागों का कार्य भी देखते हैं। तो यहाँ पर तो जुड़े हुए आपस में हैं। लेकिन भारत में आप देखते हो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण की बात की गई है स्पष्ट तौर से। एक आर्टिकल भी है इसका। तो शक्ति पृथक्करण में उदारता पाई जाती है। आपने देखा कि विधायिका और कार्यपालिका क्या हैं? जुड़े हुए हैं। विधायिका, कार्यपालिका।
जुड़ी है। जुड़ी होने का मतलब है विधायिका से ही कार्यपालिका निकलती है। हम ये संसदीय शासन प्रणाली का पूरा एक चैप्टर किए थे और वहाँ पे पूरा डिटेल में आपको समझाया भी है। लेकिन आप देखते हो कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, जब आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे DPSPs, तो आर्टिकल 50 में एक बात कही गई है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाए, न्यायपालिका से पृथक किया जाए। अब ये भी देखिए, ये बात भी जो कही गई ये DPSPs में कही गई, DPSP में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही गई। और हमने आपको पढ़ाया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता था। हाँ, इसमें से कुछ कुछ चीज़ों को सरकार समय समय पर एक्ट बना करके विभिन्न माध्यमों से लागू करती रहती है और बहुत से DPSPs लागू भी किए गए हैं। आर्टिकल 50 भी लागू किया गया भारत में, लेकिन शुरू में तो इसको एक अनिवार्य तत्व के रूप में तो नहीं रखा गया था। DPSP में रखने का मतलब है बिल्कुल अनिवार्य नहीं था। तो आप देखते हो शुरुआत में अगर आप देखो तो भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पद होता है यानी DM का पद होता है, तो उसमें एक शब्द है डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट तो एक न्यायिक पद है, तो DM के पास में न्यायिक शक्तियाँ भी हुआ करती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको लागू किया गया। कार्यपालिका को DM क्या है, DM तो कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका का मेंबर है, और मजिस्ट्रेट जो होता है वो न्यायपालिका से संबंधित पद है। तो न्यायिक शक्तियाँ भी उसके पास हुआ करती थी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से धीरे धीरे पृथक किया गया, बिल्कुल सेपरेट किया गया है भारत में। अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो पद होता है वो सिर्फ नाम से है वैसा। अब उसमें जो है मजिस्ट्रेट की पावर्स को बहुत सीमित कर दिया गया है। आई थिंक जो विधि पढ़ने वाले लोग हैं वो कमेंट करके बताएं, शायद CRPC 1973 से ऐसा है, मुझे कंफर्म नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो लोग विधि पढ़ते हैं वो लोग कमेंट करके बताएं क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ उस चीज़ को आप गौर से समझें कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या था, क्या है, USA में फॉलो होता है, लेकिन भारत में इसमें कुछ उदार व्यवस्था है। विधायिका कार्यपालिका के मेंबर्स सेम हैं और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है, लेकिन फिर भी भारत में एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश करने की कुछ छूट है। पूरे संविधान का निचोड़ आप निकालोगे तो बिल्कुल कठोर कंक्रीट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि न्यायपालिका बिल्कुल भी कार्यपालिका के क्षेत्र में नहीं आ सकती है या कार्यपालिका बिल्कुल भी न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं आ सकती है। बहुत से आपको संविधान के अंदर ही लूप पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप देखोगे कि एक दूसरे का कार्य करते नज़र आएंगे। अब आप कहोगे कि कुछ उदाहरण हैं क्या आपके पास, तो देखिए जैसे आप अध्यादेश को ले लीजिए, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, और वो अध्यादेश बना देता है जो कि एक विधि है। हालांकि बाद में उस विधि को पास किया जाता है, लेकिन जब तक पास नहीं किया जाता तब तक तो वो कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया एक कानून है, तो वो विधायिका का काम कर देता है। इसी तरह कभी कभी आप देखते हो कि विधायिका जो है वो न्यायपालिका का कार्य करते नज़र आती है। संविधान में ही ऐसी व्यवस्था है, जैसे बहुत से पद हैं जिनको हटाने के लिए विधायिका में कार्रवाई होती है, जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, या इस तरह के और भी कई हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रमुख पद हैं उनको हटाने के लिए आपको न्यायपालिका में मुकदमा नहीं होता है। वो मुकदमे जैसी एक प्रक्रिया जिसको महाभियोग कहा जाता है वो विधायिका में संपन्न होती है, लोकसभा राज्यसभा में संपन्न होती है, जबकि वो एक न्याय करने जैसी प्रक्रिया है। तो आपको देखिए संविधान में ही वैसी व्यवस्था दी गई है। इसी तरीके से तमाम जगह पर आप देखते हो कि कार्यपालिका को भी ऐसी पावर्स हैं कि वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते नज़र आते हैं। लेकिन संविधान में तमाम जगह ऐसी भी व्यवस्था की गई है ताकि ये एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना भी करने पाएँ, उसकी भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि ये जो बाउंड्री है ये उतनी मजबूत नहीं है। कुछ हद तक कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश करने की, और इसी चीज़ से जन्म होगा न्यायिक सक्रियतावाद का। अब देखिए क्या है, आप यहाँ तक बात को समझ गए कि कैसी व्यवस्था भारत में है। अब हम बात करते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद
है क्या। यहाँ पर हमने सरकार के तीनों अंगों के कार्य आपको बताए और आपने देखा कि न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करना, विधियों की विवेचना करना, संविधान की व्याख्या करना, ये सारे कार्य न्यायपालिका के होते हैं। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है न्याय करना। न्याय करने के लिए जो परंपरा है, जो तरीका है, वो ये है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है वह न्यायपालिका के पास में जाए। अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है राज्य से या किसी चीज़ से, तो वो न्यायपालिका की शरण में जाए और अपने लिए न्याय मांगे। न्यायपालिका उसे न्याय देगी। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन ये न्यायिक सक्रियता क्या है? देखिए, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है। न्यायिक सक्रियता, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायपालिका अपने कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हो जाती है और वो न्याय को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से, ज़्यादा लोगों का हित करने के उद्देश्य से स्वयं आगे बढ़ करके अपना कार्य करने लगती है। इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके शहर में 500 या 1000 लोगों का कोई वर्ग है, कोई मजदूर वर्ग है, या कोई महिलाओं का समूह है, या कोई बच्चों का समूह है, और जिनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कोई उनका शोषण हो रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो वो पीड़ित हैं। तो उन पीड़ित में से अगर कोई न्यायपालिका के पास में जाता है तो न्यायपालिका उसको न्याय देने की कोशिश करती है, न्याय देती है। लेकिन अगर उनमें से कोई इतना सक्षम नहीं है, कोई इतना योग्य नहीं है कि वो न्यायपालिका के पास में आ सके, तो क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब वो न्यायपालिका के पास में आएंगे नहीं, तो न्यायपालिका को इतना समय कहाँ है कि वो उनके पास जाए। उसके पास तमाम कार्य है, हज़ारों मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में अब न्यायपालिका इतनी सक्रिय हो गई है कि वो स्वयं पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंच जाती है तमाम माध्यम से, और वो आगे बढ़ कर के न्याय करती है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में PIL को स्वीकार करना, यानी कि पीड़ित व्यक्ति अगर न्यायपालिका के पास में आने में सक्षम नहीं है, मान लेते हैं कि कोई शहर है, वहाँ पे बालकों को शोषण किया जा रहा है, उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, या इस तरह का कोई मामला है, या पर्यावरण से संबंधित कोई प्रदूषण से रिलेटेड मामला है, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो गरीब है, दबा कुचला है, वो किसी प्रकार से न्यायालय नहीं आ पा रहा है, या तो उसके अंदर इतनी जागरूकता नहीं है, तो ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति भी, जागरूक व्यक्ति, अगर न्यायपालिका को ये सूचना दे देता है पत्र के माध्यम से या याचिका के माध्यम से, तो न्यायपालिका स्वयं उस मामले का संज्ञान ले लेती है और PIL उससे मिल जाती है, जनहित याचिका, और उसे न्याय देती है। तो ये न्यायिक सक्रियता है, यानी कि आप मेरे पास आए नहीं और मैं स्वयं न्याय लेके आपके पास आ गया, ये न्यायिक सक्रियता है। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय को सूचित ना भी करे, फिर भी अगर समाचार पत्र के माध्यम से, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी माध्यम से न्यायपालिका स्वयं उस मामले का संज्ञान ले सकती है, बिना किसी के हस्तक्षेप के ही स्वयं उस मामले में वो हस्तक्षेप कर सकती है और न्याय दे सकती है। तो ये न्यायिक सक्रियता है। सीधे शब्दों में मेरा काम है न्याय देना, मेरे पास आओगे तो मैं न्याय दूंगा, लेकिन मैं न्याय देने के लिए इतना तत्पर हो गया हूँ, इतना सक्रिय हो गया हूँ कि आप मेरे पास नहीं भी आओगे तब भी आगे बढ़ करके मैं आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित हूँ और करूँगा। तब कहा जाएगा कि मैं अपने कार्य के प्रति बहुत सक्रिय हो गया हूँ। तो यही न्यायिक सक्रियतावाद है, और न्यायपालिका यही आजकल कर रही है। जैसे कि विधियों की समीक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है, लेकिन बहुत कठोरता से विधियों की समीक्षा करना, जरा सा भी, हल्का सा भी अगर वो थोड़ा इधर उधर हैं तो उन्हें निरस्त कर देना, ये सक्रियता है। और एक शब्द आप सुनोगे, न्यायिक अति सक्रियतावाद, यानी न्यायपालिका बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए तब वो क्या करने लगती है, वो न्यायिक विधेयन करने लगती है, यानी विधियाँ बनाने लगती है। न्यायपालिका स्वयं विधायिका का कार्य करने लगे, विधि बनाने लगे, तो कहा गया कि न्यायपालिका अति सक्रिय हो गई है, उसे अति सक्रियतावाद कहते हैं। या वो कार्यपालिका और विधायिका के
कार्यों को अपने हाथ में ले ले, यानी काम उनका है, करने हम लगें, तो कहा गया कि बहुत एक्टिव हो गए हैं। इसी को न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। तो इतना आप समझ तो गए, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, इसको शब्दों में कैसे बांधेंगे। तो न्यायिक सक्रियता क्या है, देखिए अभी आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। न्याय को बढ़ावा देना, न्याय को बढ़ावा देना, न्यायिक जागरूकता फैलाना, जागरूकता, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना। इन सब कार्यों के लिए जब न्यायपालिका, ऐसे ही आप लिख लें, न्यायपालिका स्वयं आगे बढ़कर अपनी भूमिका ले, अपनी भूमिका ले, तब इसे क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और कदम आगे बढ़ेंगे कि जब न्यायपालिका इन चीज़ों को करने के लिए, यानी न्याय को बढ़ावा देने के लिए, न्यायिक जागरूकता फैलाने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जब न्यायपालिका स्वयं आगे बढ़ कर के अपनी भूमिका ले और कार्यपालिका एवं जो संस्था बची विधायिका के कर्तव्यों को पालन करने के लिए बाध्य करे, तो इसे क्या कहेंगे, तब इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। जैसे कि कहीं पे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, प्रदूषण का मामला है, शोषण का मामला है, बलात्श्रम का मामला है, या महिलाओं के शोषण का मामला है, कोई भी मामला हो सकता है। अगर अधिकारों का हनन हो रहा है और हो सकता है पीड़ित न्यायपालिका तक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यायपालिका स्वयं आगे बढ़ कर के अपनी भूमिका ले ले और वो मामले का संज्ञान ले ले, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से PIL को स्वीकार कर ले और वो उस मैटर को देख करके उसका सॉल्यूशन करे, न्याय करे, अधिकारों की रक्षा करे, तो इसे कहा जाएगा न्यायिक सक्रियतावाद। यानी न्यायपालिका अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो गई है। सरकार कोई विधि बना रही है, पीड़ित भले ही उसके पास नहीं गए, उस विधि से लोगों का कोई बहुत बड़ा अहित हो रहा है, लेकिन लोग न्यायपालिका तक भले न पहुंच पा रहे हों, फिर भी न्यायपालिका उस मामले का संज्ञान ले करके विधि पर रोक लगा दे, विधि को निरस्त करवा दे, तो इसको न्यायिक सक्रियता कहा जाएगा। और इन सब चीज़ों को करके न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका और विधायिका को सचेत करती है कि तुम अपने कर्तव्यों को सही से नहीं कर रहे हो, अपने कर्तव्यों को करो, यानी उसके लिए बाध्य करती है। और इसकी शक्ति इसे कहाँ से मिलती है, इसकी शक्ति इसे मिलती है कि न्यायपालिका न्याय करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, न्याय करना उसकी ड्यूटी है, संविधान की रक्षा करना उसकी ड्यूटी है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना उसकी ड्यूटी है। तो इन सब चीज़ों से न्यायपालिका को ये शक्ति मिलती है कि वो ऐसा कर सकती है, अधिकारों की रक्षा के लिए वो इस तरह के कार्य कर सकती है। अब न्यायिक सक्रियतावाद तो आप समझ गए। एक शब्द आता है न्यायिक अति सक्रियतावाद, तो इसी की थोड़ा अति हो जाए, इसका मतलब है कि वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी ज़्यादा ही, तो उसे न्यायिक अति सक्रियतावाद कहते हैं। अब इसी में एक लाइन बढ़ा लीजिए कि जब न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में
ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे तो इसे क्या कहेंगे? इसको कहते हैं न्यायिक अति सक्रियतावाद, न्यायिक अति सक्रियता। अब ये चीज़ें कहाँ आपको दिखाई पड़ती हैं? जब संविधान देश में लागू हुआ तो शुरुआत में ऐसी चीज़ें नहीं थी। शुरुआत में न्यायपालिका सीधे साधे अपना कार्य करती थी। ज़्यादा वो कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना या विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में लेना, इस तरह के कार्य नहीं करती थी। विधायिका ने कोई कानून बनाया या कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया, न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी। जब तक बहुत कोई गंभीर मामला ना हो तब तक विधियों को निरस्त करना, ये सारे कार्य इस तरह का न्यायपालिका नहीं करती है। केस न्यायपालिका के पास में बहुत हैं, कार्य इतना ज़्यादा है, व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि जो मामले उसके पास हैं उन्हीं को देखने से उसे फुर्सत नहीं है, बिना वजह हस्तक्षेप करके कार्य को और नहीं बढ़ाती थी। लेकिन 1970 के बाद में 1970 और 80 के बीच में कुछ ऐसे माहौल बने देश में कि न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गई। जस्टिस PN भगवती ने PIL को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसके पहले PIL जैसी कोई चीज़ नहीं थी, यानी कि लोकस स्टैंडी एक शब्द होता है, हम PIL पे अगला पूरा क्लास करेंगे। लोकस स्टैंडी सिद्धांत जो होता है वो कहता है कि जब पीड़ित, यानी कि जो पक्षकार है, जो पीड़ित है, जो उस मामले में शामिल है, वही व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता है और वह व्यक्ति जब न्यायपालिका में आएगा तो मुकदमा सुना जाएगा और न्याय होगा। कोई अगला व्यक्ति जो है उस मैटर को नहीं ला सकता न्यायपालिका के पास में। लेकिन इस सिद्धांत से अलग हट करके जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और भी कई न्यायाधीश थे, इन लोगों ने एक परंपरा शुरू की कि हम मामले को अलग से भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप हमें डाक भी लिख करके भेज दोगे या कोई तीसरा व्यक्ति याचना डाल देगा तो भी हम उस केस को देख लेंगे, बशर्ते वो ज़्यादा लोगों के हित का मामला हो, व्यक्तिगत केस में नहीं। तो ये जो PIL स्वीकार करने की जो परंपरा आई वो किस चीज़ का उदाहरण है? वो न्यायिक सक्रियता ही तो है, क्योंकि न्यायपालिका न्याय देने के लिए इतना तत्पर है कि वो किसी भी तरीके से मामले का संज्ञान लेने की कोशिश कर रही है। अगर वो अखबार में कहीं पढ़ लेती है कि वहाँ पे इस तरह का कोई ब्रिज गिर गया है और वहाँ पे एक पुल गिर गया है, तो वो तुरंत उस मामले में स्वयं उस मामले का केस सुनना शुरू कर देती है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, कि वो ऐसा पुल क्यों गिर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कोई उसके पास आया नहीं है, कोई पीड़ित नहीं आया, लेकिन न्याय देना न्यायपालिका का कार्य है। लोगों के हितों का अगर शोषण हो रहा है, लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो न्यायपालिका स्वयं उस केस को अपने हाथ में ले लेती है बिना किसी के मुकदमा डाले हुए भी। तो ये कार्य क्या है? ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है कि न्यायपालिका अपने कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय है और इतना सक्रिय है कि मामले को स्वयं संज्ञान ले रही है या PIL स्वीकार कर रही है। या एक और उदाहरण है कि विधायिका जब विधियां बनाती है या कार्यपालिका कोई आदेश जारी करता है तो थोड़ा बहुत 19-20 वो संविधान के हिसाब से चलते रहते हैं। कभी कभी सख्त आदेश होते हैं, कभी कभी विधियां सख्त होती हैं जिसमें थोड़ा बहुत लोगों के अधिकारों का शोषण भी हो जाता है, लोगों के कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ सीमा तक हो जाता है, क्योंकि अनुशासन लागू करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या किसी विधि को कड़ाई से लागू करने के लिए कभी कभी कुछ लोगों के अधिकारों का हनन भी हो जाता है। लेकिन ये छोटा छोटा पॉइंट जो है इसको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि बड़े विकास की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन ऐसे में न्यायपालिका अगर एक छोटा सा क्लू, एक छोटा सा पॉइंट भी निकाल करके विधि को, पूरी विधि को निरस्त करने लगे तो कहा जाएगा कि ये न्यायिक अति सक्रियतावाद है। यानी कि अपनी शक्तियों को बहुत ज़्यादा कड़ाई से जो है न्यायपालिका पालन कर रही है, और ज़रा सा भी उसे अगर विधि में कुछ भी 19-20 दिखाई पड़ता है तो पूरी की पूरी विधि को निरस्त कर देती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को न्याय देना, ये तो न्यायपालिका का कार्य है ही, और उसी शक्ति का उपयोग करके वो ऐसा भी कर सकती है, लेकिन इसे न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाएगा। और उदाहरण देखें, जैसे कि BS4 वाहनों को दिल्ली में चलने से रोक देना,
या पटाखों को जलाने पर रोक लगा देना, डीजे बजाने पर रोक लगा देना, उसके लिए समय निर्धारित कर देना, ये एक प्रकार से कानून है। तो इन कानूनों को बनाने का कार्य तो विधायिका का है और इसको लागू करवाने का आदेश जारी करना ये कार्यपालिका का कार्य है। लेकिन यह कार्य अपने निर्णय के माध्यम से, अपने निर्देशों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट करने लगता है। तो ये क्या है? ये न्यायिक सक्रियतावाद है। तो इस तरह से जो कार्य कार्यपालिका या विधायिका को करने चाहिए थे, जब उन्होंने नहीं किए और लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो जो न्यायपालिका है वो इनका कार्य भी करने लगती है और ये इसकी सूचना होती है कि आप अपने कर्तव्यों को करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो ये न्यायिक सक्रियतावाद कहलाता है। और जब इसकी हद कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, जब वो ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो इसको न्यायिक अति सक्रियतावाद कहा जाता है। अब ये कहानी तो आपने इतनी समझ ली कि आखिर न्यायिक सक्रियतावाद है क्या, लेकिन कैसे आप जानोगे कि न्यायपालिका इस तरह का कार्य कर रही है? कैसे लक्षण आपको देश में दिखाई पड़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि न्यायिक सक्रियतावाद है या नहीं है? जैसे इतना कहानी तो आपको हमने बता दिया, ये तो एक फैक्ट बेस, एक सिद्धांत हो गया कि न्यायिक सक्रियतावाद ऐसे होता है। लेकिन कैसे जानोगे कि भारत में न्यायिक सक्रियतावाद यानी दिखाई पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका में आ गई है जुडिशरी? तो कैसे आप जानोगे? क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे जुडिशरी में जिससे आप इस चीज़ का पता लगा सकते हो? तो इसके लक्षण देखिए क्या है। न्यायिक सक्रियता के लक्षण, न्यायिक सक्रियता के लक्षण देखिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से नहीं आएंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उसको जस्टिफाई आपको करना होगा। जैसे कि आप से यही पूछा जा सकता है कि बदलते सामाजिक परिवेश में न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही सक्रिय होकर के अपनी भूमिका को निभा रही है, तो क्या यह लोकतंत्र का हनन है? समीक्षा कीजिए या अपना मत रखिए। तो इसमें दो बात कही गई। देखिए कि एक तो ये कहा गया कि न्यायपालिका बहुत ज़्यादा अपने फॉर्म में आ गई है, यानी बहुत ज़्यादा न्याय करने के लिए उत्सुक है, सक्रिय है। तो क्या यह लोकतंत्र का हनन हो रहा है? तो इन दो चीज़ों में कहीं कुछ मैचिंग आपको लग रहा है तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए क्या ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल आप इसको जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, जनता चुन करके एक ऊपर सरकार बनाती है और उस सरकार का काम है विधियाँ बनाना, लागू करना। यही तो लोकतंत्र है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए काम कर रही है, यही लोकतंत्र है। लेकिन हमारे लिए विधियाँ न्यायपालिका बनाने लगे तो ये लोकतंत्र का उल्लंघन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है कि हमने एमपीज को चुन करके संसद में भेजा था कि आप कानून बनाइए हमारे लिए, लेकिन वो कानून न बना करके एक अलग संस्था न्यायपालिका हमारे लिए कानून बनाने लगे। तो एक प्रकार से हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनका ये हनन माना जा सकता है। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन का सार है, जो भी पूछना चाह रहा है, उस तरह से आप उसे जस्टिफाई कर पाएंगे, प्लस और माइनस पॉइंट बता पाएंगे। और अगर ये भी कह दिया जाए कि ये कहाँ तक उचित है, लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है वो विधायिका के कार्यों में अगर हस्तक्षेप कर रही है, कार्यपालिका के कार्यों में अगर हस्तक्षेप कर रही है, चाहे वो किसान बिल को रोक दे रही है, पटाखे जलाने के लिए वो निर्देश जारी कर रही है, कौन से वाहन चलेंगे नहीं चलेंगे इस पे वो आदेश जारी कर रही है, या इस तरह के तमाम आदेश, ताजमहल के आसपास के आप देखते हो कि उद्योगों को हटाने के निर्देश दे रही है न्यायपालिका। तो इस तरह का ये जो हस्तक्षेप है कार्यपालिका के कार्यों में या विधायिका के कार्यों में, ये किस हद तक उचित है और क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें भी आपको दोनों रास्ते पता होने चाहिए, प्लस और माइनस पॉइंट आपको इसमें अपने हिसाब से खोजने होंगे। देखिए प्लस पॉइंट ये हैं कि अगर सरकार ठीक से अपना कार्य नहीं कर पा रही है, विधायिका या कार्यपालिका जो भी हैं जिनका वो कार्य है, अगर वो ठीक से नहीं कर पा रहे तो उनके अपने कार्यों का बोध कराना, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास
कराना, ये कार्य तो न्यायपालिका ही करेगी, क्योंकि अगर हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारा कार्य नहीं हो रहा है, तो हम तो न्यायपालिका के ही शरण में जाएंगे। तो न्यायपालिका के पास कम से कम इतनी पावर तो होनी चाहिए कि वो इनको अपने कर्तव्य याद दिला सके। तो एक न्यायिक सक्रियतावाद कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसकी अति नहीं होनी चाहिए। अगर अति होगी तो उसमें तमाम माइनस पॉइंट हैं, अभी हम बताएंगे आपको कि न्यायाधीश हर एक चीज़ की जानकारी तो रखते नहीं हैं, हर एक चीज़ में विशेषज्ञ नहीं हैं। विधि बनाने वाले लोग, कार्यपालक लोग अलग अलग कार्यों में निपुण हैं, इसी प्रकार से न्यायपालिका के लोग न्याय करने में निपुण हैं। लेकिन अगर वो इनके कार्य करने लगेंगे तो क्या वो हर चीज़ के विशेषज्ञ तो नहीं हैं? और फिर अगर ये तानाशाह हो सकते हैं तो क्या न्यायपालिका तानाशाह नहीं हो सकती है? वो भी तो मनुष्य ही हैं, तो वो भी तानाशाह हो सकते हैं। तो इस तरह से तमाम माइनस पॉइंट भी इसमें आ सकते हैं। देखिए, न्यायिक सक्रियता के क्या लक्षण हो सकते हैं? कब कहा जाएगा कि न्यायपालिका सक्रिय भूमिका में है? बहुत ज़्यादा। देखिए, विधियों की गहन समीक्षा होने लगी। अगर विधियों की गहन समीक्षा, अगर एक्ट की या जो भी बनते हैं, जो विधियां बनती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा गहन समीक्षा न्यायपालिका कर रही है, तो ये न्यायिक सक्रियतावाद। दूसरा देखिए, विधियों या संविधान की बृहद व्याख्या। आप देखते हो अक्सर कि संविधान के किसी आर्टिकल की व्याख्या न्यायपालिका बार बार करती है और बहुत गहनता से करती है। क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है? क्योंकि वो न्याय देना चाहती है, वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। एग्जाम्पल देखिए इसका। देखिए, विधियों की गहन समीक्षा का एग्जाम्पल आपको पता ही है कि एक्ट कोई बनाया संसद ने और न्यायपालिका ने उसको बहुत बारीकी से जांचा और उसे अगर ज़रा सा भी कोई माइनस पॉइंट मिला उसे निरस्त कर दिया। तो ये अति सक्रियता की श्रेणी में आ गया कि आप बार बार विधियों को निरस्त कर दे रहे हैं ज़रा सा भी माइनस पॉइंट होने पर। विधियों और संविधान की बृहद व्याख्या का मतलब है कि एक एक पॉइंट को बहुत डीप से डिस्क्राइब करना, और ये न्यायपालिका कब करती है? जैसे आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार कहा गया, या मौलिक अधिकारों में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। तो समय समय पर आप देखते हो न्यायपालिका क्या करती है, इनमें और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देती है। जैसे उसने कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मनपसंद व्यक्ति के साथ में विवाह करने का भी अधिकार शामिल है। तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये लिखा तो संविधान में नहीं था, वहाँ तो जीवन जीने का अधिकार था। आपने उसमें जोड़ दिया कि मनपसंद शादी करने का भी अधिकार, आपने उसमें जोड़ दिया कि शांतिपूर्वक सोने का अधिकार, आपने उसमें जोड़ दिया कि पोषण प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, और बहुत सारी चीज़ें। आर्टिकल 21 को हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये आर्टिकल 21 को बार बार इतना डीपली इसकी विवेचना, इसकी व्याख्या क्यों करता है न्यायपालिका? इसलिए करता है क्योंकि वह लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। इसीलिए वो संविधान की व्याख्या को और गहनता से करता है, और ये न्यायिक सक्रियतावाद का उदाहरण है। क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा सक्रिय न हो तो फिर वो इतना ज़्यादा गहन व्याख्या नहीं करेगी। वो कहेगी ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है तो है, ये सोने का अधिकार हम, ये तो संविधान में लिखा नहीं, जाइए भैया अपने घर जाइए, हम ये तो नहीं करेंगे। रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक लोग सो रहे थे और रात के 2 बजे अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लोग छितर बितर हो गए, बहुत से लोग मंच से कूद के भागे और सब कुछ आपने पढ़ा होगा तमाम बार। तो उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक अगर कोई समूह सो रहा है तो उसे सोने का अधिकार है। उस समय उसे इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता, उसे भगाया नहीं जा सकता है, उसे शांतिपूर्वक सोने देना चाहिए, और ये जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो कह देता ठीक है, सोने होने का अधिकार तो कहीं संविधान में या किसी एक्ट में लिखा नहीं है, मुझे क्या पड़ी है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं अपने ऊपर एक बोझ और क्यों ले लूं, रोज़ लोग मेरे पास नया मुकदमा लेके आएंगे, मुझे वो सोने नहीं देते, मुझे वो सोने नहीं देते, तो एक नया क्यों मैं तैयार करूं। लेकिन नहीं, न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए न्यायपालिका ने यह भी कहा कि सोने का अधिकार भी है। इसी तरीके से तमाम पोषण पाने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, गर्भ धारण करने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बराबर व्याख्या आर्टिकल 21 की करते हुए तमाम अधिकार इसमें शामिल कर दिए। तो जब विधियों की या संविधान की बृहद व्याख्या करने लगे
तो कहा जाएगा कि न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है। देखिए, पीआईएल को स्वीकार करना, मामलों का स्वतः संज्ञान लेना, मामलों का स्वतः संज्ञान। अब देखिए, पीआईएल स्वीकार करना कोई बाध्यता तो है नहीं, कहीं भी लिखा नहीं संविधान में कि न्यायपालिका पीआईएल भी स्वीकार करेगी, तो उसके पास कोई बाध्यता तो थी नहीं, कोई मजबूरी तो थी नहीं। आप आए हो याचिका लेकर के, हाँ भाई क्या है, ताजमहल ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो आप कौन हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, ताजमहल ख़राब हो रहा है तो ठीक है आप जाइए, चाहे तो उसे आप भगा सकते हैं। या कोई अगला व्यक्ति आया कि साहब ये मेरी याचिका है, हमारे शहर में महिलाओं का शोषण हो रहा है और यह बंधुआ मजदूरी का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, इस तरह का केस है और हज़ारों लोग इसमें पीड़ित हैं और मेरी याचिका है कि आप इस पर सुनवाई करें। न्यायपालिका कहेगा हटिए, आपका क्या है, आप पीड़ित हो, आपका शोषण हो रहा है, नहीं साहब मेरा तो नहीं हो रहा, लेकिन वो हज़ारों बच्चे हैं, हटिए, मेरे पास वैसे भी बहुत काम लगे हैं। तो वो चाहे तो इन्हें हटा सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी पीआईएल स्वीकार करती है न्यायपालिका, अगर उसे उचित लगता है, सार्वजनिक हित का मामला लगता है। तो ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि वो आगे बढ़ कर के न्याय करना चाहती है कि भले पीड़ित व्यक्ति मेरे पास नहीं आया है, फिर भी मेरा दायित्व है न्याय करना, और कितना भी काम लगा हो फिर भी अगर हज़ारों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है तो मैं न्याय करूंगा, आगे बढ़ कर के न्याय करूंगा, भले वो मेरे पास आए या ना आए, तीसरा व्यक्ति आए या मैं खुद अगर जान गया हूँ। पीआईएल को आप वापस भी नहीं कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा जनहित याचिका, आप देखिएगा कि जनहित याचिका वापस नहीं ली जा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका स्वयं मामले का संज्ञान ले सकता है। यानी कि अब आप कह रहे हो कि नहीं ठीक है पीआईएल मैं वापस लेना चाहता हूँ, ठीक है आप जाइए घर, मुझे जानकारी हो गई है मामले की, मैं खुद देख लूँगा, यानी पीआईएल वापस करने का प्रावधान नहीं है। तो जब न्यायपालिका पीआईएल स्वीकार करने लगे, मामलों का स्वतः संज्ञान लेने लगे, तो इसको कहा जाएगा कि न्यायपालिका बहुत सक्रिय हो गई है न्याय देने के लिए। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको किसी किताब में इस तरह लिखी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड तो आप उसे हैंडल कर पाओ। जब आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके करंट के मुद्दे पे क्वेश्चन आएगा, आप उसे कर ले जाओगे। और अगर आप रटी रटाई सिर्फ एक न्यायिक सक्रियता की भूमिका या उसके जो है परिभाषा को रट के चले जाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ना तो प्री का ना मेंस का। तो इसको आप समझिए कि कैसे ये चीज़ें आती हैं। जैसे कि आप देखते हो कि भारत में, भारत की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भारत में जो है विधि की स्थापित प्रक्रिया है, विधि की स्थापित प्रक्रिया, लेकिन इसकी जगह पे की जगह है विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाना। अगर ऐसा न्यायपालिका कर रही है तो यह भी न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। देखिए, विधि की स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस स्टेबलाइज्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको हमने आर्टिकल 21 जब पढ़ाया था तो आपको समझाया भी था। देखिए, विधि की स्थापित प्रक्रिया भारत में रखी गई थी, इसलिए रखी गई क्योंकि एक बार प्रक्रिया को पूरा बना दिया गया, जो स्थापित कर दिया गया उसी का अनुसरण करते चलो, कोई अपना नया दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया दिमाग लगाओगे तो फिर योग्य दिमाग होना चाहिए। तो शुरुआत में सोचा गया कि एक स्थापित यानी एक सड़क बना दी जाए, लोग उसी पे चलें, और जब लोग धीरे धीरे योग्य हो जाएंगे तो शॉर्टकट निकालने लगेंगे, नए मार्ग खोजने लगेंगे, उड़ के जाने लगेंगे, सुरंग बना लेंगे, दाहिने से बाएं से सक्षम हो जाएंगे लोग। लेकिन शुरुआत में जब तक लोग उतना सक्षम नहीं है तब तक एक स्थापित मार्ग होना चाहिए। तो विधि की स्थापित प्रक्रिया का यही मतलब है कि एक जो प्रक्रिया है जो डिसाइडेड है उसी पे आपको चलना है। विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब यह है कि इसमें समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार गतिशीलता होती है, लोचशीलता होती है, और ये तोड़ी मरोड़ी जा सकती है। इसमें जो न्याय करने वाला व्यक्ति है वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है और उचित परिस्थिति के अनुसार वो नए प्रकार से भी निर्णय ले सकता है। लेकिन ऐसे में न्याय करने वाले व्यक्ति का काफ़ी योग्य होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो गलती कर देगा।
तो विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाई जाती है बहुत से देशों में, भारत में ये प्रक्रिया है। लेकिन अब भारत में क्या है, भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी अपनाया जाने लगा है। और ख़ास तौर से अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 21 में इसको अपनाया गया है। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ 1978, शायद सन कंफर्म नहीं है, मेनका गांधी 1970-80 के बीच में ही है, शायद 78 या 79 में। तो उसमें जो है कुछ पासपोर्ट का लेकर के मामला था, वो विदेश जाना चाहती तो उस पर रोक लगा रहे थे। तो आर्टिकल 21 में पहली बार जो है विधि की स्थापित प्रक्रिया के बजाय विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। यानी कि जीवन जीने के अधिकार को गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार बना दिया गया, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार बना दिया गया। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का मतलब है उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार है, इसका मतलब मैं जिंदा रहूं, मेरी सांसें चलती रहें, यही जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसका मतलब मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, मनपसंद जीवन साथी होना चाहिए, मेरे पास खाने के लिए अच्छी चीज़ें हों, इंटरनेट हो, बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने में बहुत सी चीज़ें हैं और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज़ को वो जब भी मामला आता है वो डिफ़ाइन करता जाता है कि जीवन जीने के अधिकार में क्या है। तो आर्टिकल 21 की वो क्या कर रहा है, बृहद व्याख्या कर रहा है। हमने पहले भी आपको बताया कि जब संविधान की वो बृहद व्याख्या करने लगता है तो ये न्यायिक सक्रियता है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का इस्तेमाल अगर वो करने लगे तो भी न्यायिक सक्रियता है। अगर विधि की सम्यक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो फिर नए नए निर्णय, नए नए तरीके से निर्णय नहीं होंगे, क्योंकि विवेक शक्ति का प्रयोग इसी में होता है। इसमें तो बंधी बंधाई जो स्थापित प्रक्रिया है उसी पे चलना होता है, ये सरल भी है। और देखिए क्या लक्षण हो सकते हैं जब आप कहोगे कि न्यायिक सक्रियता है, जुडिशरी बहुत सक्रिय हो गई है। पूर्व निर्णय का मतलब होता है प्रीसीडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्णय देते हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, पहले भी मैंने पढ़ाया था, और वो आगे जो है नज़ीर के रूप में, मिसाल के रूप में दिए जाते हैं, उनको पूर्व निर्णय कहा जाता है। यानी जो पहले एक निर्णय किया गया तो पूर्व निर्णय के उदाहरण से हटकर नए रिकॉर्ड स्थापित करना, ये क्या है, न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है कि आपने अपना पूर्व का जो फैसला दिया था उसी को पलट दिया, उसको नहीं मान रहे हैं, यानी उससे अलग हट के निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई, समस्याएं बदल गई हैं, आज समाज का सोचने का नज़रिया बदल गया है, तो ये न्यायिक सक्रियता की श्रेणी में आता है। तो इस तरह के जब लक्षण आपको दिखने लगे किसी न्यायपालिका के कार्यों में तो आप कह सकते हो कि न्यायपालिका क्या है, सक्रिय हो गई है। और यही चीज़ें जब अति होने लगे तो अति सक्रिय आप कह सकते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में लेना, कार्यपालिका विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में लेना। अगर ऐसा करती हुई नज़र आती है न्यायपालिका तो उसे भी सक्रिय न्यायपालिका कहा जाएगा, यानी जुडिशियल एक्टिविज़म का उदाहरण है। जैसे कि हमने बताया कि मान लेते हैं कि आपके शहर में कोई बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है या बहुत ज़्यादा शोर शराबा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, डीजे बज रहा है, तो इसको रोकना, इसके लिए समय निर्धारित करना, इसके लिए कोई कानून बनाना विधायिका का कार्य है। इसको रोकना, संतुलित करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब काम कार्यपालिका का है। तो उससे संबंधित अगर ये फेल हो रहे हैं, कार्यपालिका और विधायिका ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यायपालिका अपने किसी निर्णय में, किसी मामले में कह देती है कि इसके लिए ऐसे ऐसे गाइडलाइंस मैं जारी कर रहा हूँ कि 10 बजे के बाद ये नहीं होगा, सुबह 5 बजे के बाद ये नहीं होगा, और इतने आवाज़ में बजेगा, या परमिशन लेनी पड़ेगी, या जो भी निर्देश दे सकती है। तो ये काम तो विधायिका का था कि कानून बनाती या उसको
निर्देश जारी करना, आदेश जारी करना कार्यपालिका का कार्य था, लेकिन ये कार्य इन दोनों लोगों ने किया नहीं। काम किसने किया? न्यायपालिका ने। तो न्यायपालिका ने क्या किया? न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका के कार्य को अपने हाथ में ले लिया। तो जब जब न्यायपालिका ऐसा काम करती है तो कहा जाता है कि न्यायपालिका सक्रिय हो गई है, अति सक्रिय हो गई है, कि सक्रियतावाद की श्रेणी में आता है। तो ये कुछ लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे और भारत में इसमें से सभी लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब भारत में क्या है? न्यायिक सक्रियतावाद है। न्यायिक सक्रियतावाद का एक टूल है जनहित याचिका। जनहित याचिका को हम अलग से क्लास पढ़ लेंगे, थोड़े से उसके विषय में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है उसको जानेंगे। अब ज़रा हम देखें कि इसके लक्ष्य क्या हैं, यानी न्यायिक सक्रियतावाद के प्लस पॉइंट क्या हैं, यानी क्यों, इसके लक्ष्य क्या हैं या इसका औचित्य क्या है, क्यों है ये चीज़। तो ये चीज़ है न्याय को बढ़ावा देने के लिए। न्याय को बढ़ावा देना इसका एक लक्ष्य है कि ज़्यादा लोगों तक न्याय पहुँचे, और न्याय की जागरूकता भी, न्यायिक जागरूकता इसका लक्ष्य है कि न्यायपालिका चाहती है कि लोग न्याय के प्रति जागरूक हों और उन लोगों तक भी न्याय पहुंचाना, उन लोगों तक न्याय पहुंचाना जो न्यायपालिका तक नहीं आ पा रहे, न्यायपालिका तक नहीं आ पा रहे, किसी कारण से, गरीबी की वजह से, लाचार है, बीमार हैं, कुछ भी। जेल में कैदी बहुत सारे बंद थे। बिहार का एक मामला था, हुसैन आरा खातून केस था 1979 में। तो उसमें जो है PIL स्वीकार की, यानी तीसरे व्यक्ति के द्वारा मामले का संज्ञान ले करके न्याय किया गया। तो ऐसे लोगों को भी न्याय पहुंचाना जो न्यायपालिका तक स्वयं नहीं आ पा रहे हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक हित या सामूहिक हित, सामूहिक हित और अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की आप कह सकते हो, यही में फंडामेंटल राइट्स भी आप कह सकते हो, कि रक्षा करना, और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो सीधे सीधे संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा करना। तो ये सब क्या हैं? न्यायिक सक्रियता के लक्ष्य हैं। इससे ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका ऐसे कार्य करती है। और विधायिका, कार्यपालिका, ये सब आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ, ये स्वयं आपको निकालना पड़ता है। विधायिका, कार्यपालिका को कर्तव्य बोध कराना कि आप अपने कर्तव्य करिए, ये सब क्या हैं? इसके लक्ष्य हैं। अब एक शब्द पीछे आया था, उसको भी नोट कर लीजिए। हमने बताया था न्यायिक विधेयन क्या होता है। न्यायिक विधेयन यानी जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है, इसको आप लिख लीजिए, पूछा भी जा सकता है। न्यायिक विधेयन, ये लक्षण है। विधेयन यानी जुडिशियल लेजिस्लेशन। जब न्यायपालिका विधि बनाने लगे, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब न्यायपालिका विधि बनाने लगे, तो उसे जुडिशियल लेजिस्लेशन कहा जाता है। जैसे हमने आपको एक दो उदाहरण भी बताए थे, जैसे दिल्ली में पटाखे जलाने पर रोक लगाना, समय निर्धारित करना, और BS4 के वाहनों को चलने पर रोक लगाना, उसके लिए निर्देश जारी करना। और एक आपको हम जब PIL पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, तो आपको एक हम केस बताएंगे, उसमें जो है विशाखा गाइडलाइंस के विषय में बताएंगे। कार्यस्थल पे महिलाओं का शोषण से संबंधित मामला था वो, तो विशाखा गाइडलाइंस जारी की। तो ये सब एग्जाम्पल हैं इसके एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? जैसे दिल्ली में पटाखा जलाने पर रोक एवं समय निर्धारण,
जो खतरनाक हैं उन पे तो रोक ही लगा दिया, बाकी के लिए टाइम निर्धारित किया। एक ये उदाहरण है, जैसे BS4 वाहनों के चलने पर रोक, वाहनों के चलने पर रोक, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, मतलब न्यायालय के द्वारा ये सब किया गया। तो ये कार्य तो एक प्रकार से ये सब विधि बनाने का कार्य विधायिका का है या कार्यपालिका का कार्य है आदेश देना, लेकिन ये न्यायपालिका कर रही है, तो न्यायपालिका विधि बना रही है, तो इसे जुडिशियल लेजिस्लेशन कहा जाएगा। या देखिए विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस क्या हैं ये हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में। विशाखा गाइडलाइंस में जो है कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण के संदर्भ में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी न्यायपालिका ने, तो इस तरह से वो न्यायिक विधेयन कहलाता है, ये जुडिशियल लेजिस्लेशन। अब प्रश्न ये आता है कि इसके कुछ उदाहरण हैं क्या? न्यायिक सक्रियता के कुछ केस हैं, कुछ उदाहरण हैं जो आपको जानने चाहिए। कुछ उदाहरण, कुछ प्रमुख कुछ एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए ताकि आपके बात में वज़न आए। जैसे आपने कह तो दिया कि न्यायिक सक्रियतावाद चलता आ रहा है भारत में और बहुत से ऐसे मामले हैं, तो कुछ मामले आपको 2-4 मालूम होने चाहिए, तो वो आप जो है नोट कर लीजिए। जैसे पहला मामला आप नोट करें, हुसैन आरा खातून मामला, ये था बिहार का मामला था और 1978 या 9 का मामला है, कंफर्म नहीं है डेट, वर्ष जो है ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफर्म करके कमेंट करके बताएं कि 1978 है या 1979 है। हुसैन आरा खातून जो मामला था बिहार का, ये जेल में बंद विचाराधीन कैदियों से रिलेटेड मामला था। जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी बंद थे जिनका मामला पेंडिंग था और उसमें से कुछ बेचारे तो अपने उतने दिन से जेल में बंद थे जितनी उनको सज़ा भी नहीं होती, जो भी केस में वो बंद किए गए थे। तो इस मामले को सुना सुप्रीम कोर्ट ने और यहीं से समझिए एक प्रकार से शुरुआत हुई PIL वगैरह की। तो हुसैन आरा खातून मामला जो बिहार का था, इसमें जो है जेल में विचाराधीन जो कैदी थे, विचाराधीन बंद कैदियों को त्वरित न्याय दिया गया था, सबको छोड़ा गया, यानी कि त्वरित निर्णय किया गया। तो ये बहुत एक फेमस केस है, हुसैन आरा खातून बिहार में जेलों में जो कैदी बंद थे, जो विचाराधीन थे, उनके मामले, उनको जल्दी न्याय मिला, छोड़ा गया उनको। दूसरा एक देखें, जैसे मेनका गांधी केस हमने बताया था आपको, मेनका गांधी मामला, ये भी 1978 का है आई थिंक। इसमें जो है आर्टिकल 21 की व्याख्या की गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पे विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग पहली बार किया गया यहाँ पे आर्टिकल 21 में। और मेनका गांधी केस इसीलिए फेमस है कि यहाँ पे आर्टिकल 21 की व्याख्या शुरू हुई। आर्टिकल 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया गया और उसके बाद से आर्टिकल 21 को इतना ज़्यादा व्याख्यात किया है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका सुप्रीम कोर्ट ने अपने आने वाले तमाम निर्णयों में किया है कि आप पूरी किताब लिख सकते हो आर्टिकल 21 पे, आप 500 पेज की किताब लिख सकते हो, इतना ज़्यादा इसमें किया गया है आर्टिकल 21 की व्याख्या बाद में। एक केस और आप उदाहरण के रूप में दे सकते हो, ताजमहल संरक्षण मामला, MC मेहता इसमें PIL डाले थे। तो इसमें क्या था कि ताजमहल ख़राब हो रहा था क्योंकि उसके आसपास बहुत से उद्योग थे जहाँ पे कोयले का प्रयोग किया जाता था, जैसे ईंट के भट्ठे वगैरह। तो कोयला जलाने से उससे जो है ताजमहल ख़राब हो रहा था। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने PIL स्वीकार की और निर्णय दिया कि ताजमहल के आसपास के जो उद्योग धंधे हैं उनको शिफ्ट किया जाए और
या बंद किया जाए कोयले का जलाने का। तो इसमें भी जो है उद्योगों का स्थानांतरण कराया था, स्थानांतरण और कोयला दहन पर रोक, इस तरह के आदेश दिए गए। तो ये भी न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। और एक केस ले सकते हैं जैसे गंगा प्रदूषण मामला, गंगा के प्रदूषण से संबंधित इसमें भी कोर्ट ने उद्योग धंधों से जो उनका कचरा होता है जो सीधे सीधे गंगा नदी में गिराया जाता था उसको निपटाने के आदेश दिए, बहुत से उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया था इसमें भी। और देखिए एक आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं, अरुणा शानबाग केस, अरुणा शानबाग मामला 2011। और अरुणा शानबाग के मामले में जो है पैसिव यूथेनेसिया यानी पैसिव यूथेनेसिया को मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूँ, अरुणा शानबाग केस को भी समझाया था मैंने। पैसिव यूथेनेसिया को आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 21 को पूरी तरीके से जब हमने आपको पढ़ाया था। तो ये सब देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कहीं इस तरह से कोई फ्रेम बनाने की ज़रूरत है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये प्रूफ कर सको कि भारत में ये जुडिशियल एक्टिविज़म जो है एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इन सब मामलों में वो चीज़ दिखाई पड़ती है कि न्यायपालिका ने अपने भूमिका को जो है ज़्यादा सक्रियता से ग्रहण किया है। ये चीज़ आपके बात को जो है पावरफुल बनाएगी। अब जब यहाँ पे आप आर्टिकल 21 की बृहद व्याख्या लिखेंगे तो एक इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल 21 की बृहद व्याख्या, ये भी जो है एक मामला है, ये तमाम मामलों में है, इसको कोई अलग से केस नहीं है। आर्टिकल 21 की समय समय पर व्याख्या की गई है और इसमें तमाम चीज़ें जोड़ी गई हैं। इसको हम पूरा क्लास एक किए हैं इस पर, वहाँ से आप देखिएगा क्या क्या चीज़ें आर्टिकल 21 में व्याख्या में जोड़ी गई हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब अगर आप न्यायिक सक्रियतावाद को पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी जानना होगा कि आखिर ये न्यायिक सक्रियतावाद को प्रेरित कौन करता है, कारण कहाँ से आते हैं, ऐसा क्यों करना पड़ता है न्यायपालिका को, क्योंकि परिस्थितियाँ भी इसके लिए कैसे जनरेट होगी ये भी आपको जानना होगा कि क्या ज़रूरत पड़ती है न्यायपालिका को ऐसा करने की, क्यों ऐसा होता है, क्या कारक हैं इसके और कौन प्रेरित करता है। ये भी आपको बुक्स में कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एक लिस्टिंग कर देता हूँ, आप उसको एक सरसरी निगाह से सिर्फ देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, सब कुछ आपको समझा ही हमने दिया है। चलिए कारक और उत्प्रेरक देख लेते हैं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसे अपने नोट्स में ऐसे नोट कर लें, जब आंसर राइटिंग होगी तो कभी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए कारक का मतलब ये है कि आप इसको जस्टिफाई करिए कि न्यायिक सक्रियता क्यों करती है न्यायपालिका, ऐसा क्या है। तो देखिए एक तो न्यायपालिका के ऊपर न्याय करने की जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऐसा करती है। जब आप जस्टिफाई करेंगे न्यायिक सक्रियतावाद सही है तो उसके लिए आपको ये लॉजिक बताने पड़ेंगे कि ऐसा न्यायपालिका क्यों करती है, क्या ज़रूरत है। अगर उत्तरदायी सरकार ध्वस्त हो गई, भारत में उत्तरदायी सरकार है, अगर सरकार अपना काम ही नहीं कर पा रही है तो फिर न्यायपालिका को ही तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसलिए न्यायपालिका करती है। सत्तारूढ़ दल कभी कभी राजनीतिक भय के कारण निर्णय नहीं ले पाते सही से। सत्तारूढ़ दल तो बहुमत पे चलते हैं, उनको वोट मांगना पड़ता है, अगर उनको वोट नहीं मिलेगी तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो सत्तारूढ़ दल होता है वो भयवश कि कहीं उनका वोट बैंक ना ख़त्म हो जाए, कुछ निर्णय जो ज़रूरी होते हैं उनको भी वो सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। बहुत से ऐसे चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ऐसे में न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका कार्य करती है। सरकार का अधिनायकवादी हो जाना, अगर सरकार जनता के अधिकारों को छीन लेना चाहती है, बार बार ऐसे एक्ट लेके आ रही है, ऐसे कानून लेके आ रही है, ऐसे आदेश जारी कर रही है जिससे लोगों का अधिकारों को छीन लेना चाहती है, अपनी पावर्स को बढ़ा के वो अधिनायक बनना चाहती है, तो ऐसे में न्यायपालिका सक्रियता दिखाते हुए सब चीज़ों को निरस्त कर देगी। विधायी निर्वात होना, कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि जिस कंडीशन के लिए कोई विधि है ही नहीं, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, कोई संसद का बनाया हुआ कोई कानून नहीं है, ऐसे में न्यायपालिका क्या करे, तो वो स्वयं विधि बना देती है।
जैसे हम आपको विशाखा गाइडलाइन के विषय में आगे बताएंगे। विधायी निर्वात है यानी कोई विधि उपलब्ध ना हो तो ऐसे में न्यायपालिका विधि बना देती है मौके पर, या उससे कहेगी कि जाइए कोई विधि ऐसी है नहीं तो आप अपने घर जाइए। नहीं, न्यायपालिका आए हुए याची को वापस तो नहीं कर सकती, तो न्याय करने के लिए वो नई विधि बना सकती है। न्यायिक उत्साह यानी बदलते परिवेश में न्यायपालिका भी अपनी भूमिका देना चाहती है। समाज बदल रहा है, समाज गतिशील हो रहा है, बदले हुए समाज में, बदले हुए परिवेश में न्यायपालिका भी अपना योगदान देना चाहती है और इसीलिए वो इस तरह का कार्य करती है। और कुछ आकस्मिक स्थितियां भी हो सकती हैं जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। उत्प्रेरक कौन है? यहाँ उत्प्रेरक का मतलब यह है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो न्यायपालिका को प्रेरित करते हैं, यानी न्यायपालिका को के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप जो है करिए कार्य कुछ। तो इस तरह कुछ समूह होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे नागरिकों के अधिकारों से रिलेटेड बहुत सी संस्थाएं होती हैं, उपभोक्ताओं के अधिकारों से रिलेटेड होती हैं, बंधुआ मजदूर, पर्यावरण, महिलाओं का अधिकार, बाल अधिकार समूह, निर्धनता से रिलेटेड, जनजातीय, मीडिया जो होती है, या अन्य कुछ व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। ये सब लोग तमाम तरीके से न्यायपालिका के ऊपर अपना प्रेशर बनाते हैं, उनसे याचना करते हैं कि आप जो है इस मामले में देखिए। तो ये लोग क्या करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी न्यायपालिका को प्रेरित करते हैं कि आप न्यायिक सक्रियता दिखाइए। तो ये कुछ चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में काम आ सकती हैं। अब दो चीज़ों पर और हम बात करेंगे इस क्लास में और क्लास समाप्त हो जाएगी। एक तो हम ये देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता के कुछ इसको लेकर के आशंकाएँ हैं। देखिए, अच्छी अच्छी बातें बहुत सी कर ली हमने। अब हम कुछ 4-5 जो सबसे प्रमुख बातें हैं, जिनको आप कह सकते हो कि कुछ शंकाएँ हैं, उनको भी हम देख लें। न्यायिक सक्रियतावाद में कुछ जो है आशंकाएँ हैं, या आप कह सकते हो कुछ माइनस पॉइंट इसके हैं, डीमेरिट्स हैं, उन पर भी बात कर लें। तो देखिए, क्या चीज़ें हो सकती हैं। न्यायिक सक्रियतावाद अगर बढ़ जाता है तो एक तो इसको कहा जाता है कि ये शक्ति पृथक्करण के खिलाफ है। शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है, जबकि शक्ति पृथक्करण होना चाहिए, अच्छा माना जाता है, तो ये न्यायिक सक्रियतावाद उसका उल्लंघन है। अगली चीज़ क्या है? ये जो है विधायिका और कार्यपालिका, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप है। एक चीज़ और आती है कि ये लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र का हनन है। कैसे है हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार होती है और चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होता है जनता के लिए, और ऐसे में न्यायपालिका वो उन अधिकारों का प्रयोग कर रही है, विधि बना रही है, तो ये लोकतंत्र का भी एक प्रकार से हनन है। विचारक ऐसा मानते हैं और इसमें कहते हैं कि ये न्यायपालिका भी अधिनायक हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सरकार भी हो सकती है। अगर न्यायपालिका को बहुत सारी पावर्स हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके न्यायपालिका भी अधिनायक हो सकती है, अधिनायक हो सकती है। एक प्रश्न और उठता है कि क्या न्यायपालिका के पास पर्याप्त विशेषज्ञता है, सज्ञता है कि वह अन्य कार्य करने लगे। यानी कि जो न्यायाधीश हैं उनके पास में कानून की विशेषज्ञता है, लेकिन उनके पास में कार्यपालिका के कार्यों के करने की भी क्या विशेषज्ञता है। यानी कि एक प्रश्न उठता है कि अगर न्यायपालिका ही सारे कार्य करेगी तो क्या सब कार्यों में वो निपुण है? तो फिर कार्यपालिका और विधायिका में बैठे हुए लोग वो बिल्कुल बेकार हैं। तो ये भी एक प्रश्न उठता है कि उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं भी हो सकती है। एक प्रश्न और उठता है कि ऐसे में जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने स्वयं को पॉपुलर बनाने के लिए भी इस तरह का एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ न्यायिक सक्रियतावाद में सब अच्छा ही अच्छा है। हो सकता है कोई न्यायाधीश जो है
वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी इस तरह का बिना वजह जो है न्यायिक सक्रियता दिखाता है, ताकि उसका नाम मीडिया में आए और वो पॉपुलर हो। तो इसमें जो है न्यायाधीश स्वयं के गौरवगान, न्यायाधीश स्वयं के गौरवगान के स्वार्थवश भी ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक इल्ज़ाम लगता है। और देखिए, और ये जो है न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ है, अतिरिक्त बोझ बढ़ाएगा। देखिए, वैसे भी न्यायपालिका पास में बहुत सारा काम है और जानबूझ करके वो सक्रियता दिखा करके और काम बटोर लेंगे न्याय करने का, तो और ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, फिर काम की गुणवत्ता नहीं रहेगी। तो ये कुछ आशंकाएं हैं न्यायिक सक्रियतावाद को लेकर के। और जब ये न्यायिक सक्रियतावाद अति सक्रियतावाद में बदल जाएगी तो ये शंकाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि शक्ति पृथक्करण के विपरीत है, कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जबकि नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र को भी ये क्षति पहुंचा रहे हैं। न्यायपालिका भी अधिनायकवादी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यपालिका विधायिका ही हो सकती है, न्यायपालिका भी हो सकती है। अगर उसको अपनी शक्तियों को ज़्यादा उपयोग करने का मौका मिलता रहेगा बार बार, तो ऐसा हो सकता है। अब ये तो आशंकाएं अपने देख ली। अब न्यायिक सक्रियता से एक विपरीत शब्द होता है न्यायिक संयम, उसको भी थोड़ा सा जान लें ताकि ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो एक टर्म और है न्यायिक संयम, वो क्या है? न्यायिक संयम, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है? न्यायिक संयम क्या है? न्यायिक संयम का सीधा सा मतलब है न्यायपालिका स्वनियंत्रण यानी आत्मनियंत्रण करे। न्यायपालिका स्वयं पर नियंत्रण रखे, इसी को न्यायिक संयम कहा जाता है। अपने तमाम निर्णयों में न्यायपालिका ने स्वयं कहा है कि न्यायाधीशों को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, अपने शक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका को बहुत सारी शक्तियां मिली हैं जिससे वो कार्यपालिका और विधायिका को नियंत्रित कर सकती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है, कुछ भी असंवैधानिक होने से रोक सकती है। लेकिन इन शक्तियों का अगर वो दुरुपयोग करने लग जाएंगे तो न्यायपालिका ही स्वयं सारी चीज़ों को बिगाड़ भी सकती है। तो ऐसे में इस एक बहुत ही शक्तिशाली जो चीज़ है एक संस्था न्यायपालिका, उसको स्वनियंत्रण, इसको आप कह सकते हो कि आत्मनियंत्रण की ज़रूरत है ताकि स्वयं नियंत्रित हो करके आप जो है न्यायिक संयम करें। इसी को न्यायिक संयम कहा जाता है। यानी कि इसको अगर थोड़ा सा ओपन शब्दों में लिखें तोड़ करके, तो इसका मतलब ये है कि गैर ज़रूरी हस्तक्षेप ना करें, गैर ज़रूरी हस्तक्षेप विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में ना करें, अत्यधिक कठोर समीक्षा ना करें, अत्यधिक कठोरता से विधियों को निरस्त ना करें, विधियों को निरस्त ना करें जब तक अति आवश्यक न हो, आवश्यक ना हो। यानी कि जब तक वो बहुत ज़्यादा संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही तब तक पूरी तरीके से विधियों को निरस्त नहीं करें, संयम रखें, उसमें अन्य मार्ग भी तलाशें। तो इससे आप संयम रख सकते हैं अपने ऊपर। और क्या कर सकते हैं कि जो पूर्व के निर्णय हैं, पूर्व निर्णय जो आपके अन्य न्यायाधीशों ने किए हैं या आपने ही स्वयं किए हैं, न्यायपालिका ने, पूर्व निर्णयों का सम्मान करें। जो पहले निर्णय दिए गए हैं ऐसे मामलों में उनका सम्मान करें, वैसे ही आगे बढ़ें।
बहुत ज़्यादा विवेक शक्ति का प्रयोग ना करें ताकि पूर्व निर्णय बार बार ना बदलें। नीति निर्माण में गैर जरूरी हस्तक्षेप ना करें। गैर जरूरी हस्तक्षेप ना करें, यानी विधि बनाने का काम विधायिका का है, उस विधि बनाने के कार्य में बिना वजह का हस्तक्षेप नहीं करें। यही सब चीज़ों का पालन क्या है? आत्मनियंत्रण है, और इसी को न्यायिक संयम कहा जाता है। तो न्यायिक संयम स्वयं न्यायपालिका ने माना है, ऐसा नहीं कि ये लोग न्यायपालिका को कोई दूसरा सलाह दे रहा है। ये भी एक देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि न्यायपालिका स्वयं इस चीज़ को अपने तमाम निर्णयों में कहती है कि न्यायाधीश ऐसा ऐसा करें, क्योंकि न्यायपालिका को भी पता है कि उसके हाथ में इतनी बड़ी पावर्स है कि उसका अगर दुरुपयोग न्यायाधीश करने लगेंगे तो न्यायपालिका भी अधिनायक हो जाएगी। तो इन चीज़ों का पालन करना क्या कहलाता है? न्यायिक संयम, जो कि न्यायिक सक्रियता के जस्ट एक विपरीत स्थिति है, और जब इसका उल्टा करने लगते हैं तो उसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियतावाद मतलब न्यायिक सक्रियता करने की विचारधारा न्यायिक सक्रियतावाद है, और इसके प्लस और माइनस पॉइंट क्यों हैं, क्या हैं इसके लक्ष्य, कैसे ये डेवलप हुई इंडिया में, और संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, न्यायपालिका ने ही स्वयं इसको डेवलप किया है। PIL इसका एक टूल है, यानी PIL के द्वारा न्यायिक सक्रियता करती है न्यायपालिका। तो PIL को भी हम अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।